Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और आपको जहाँ पे भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। केमिस्ट्री कितने लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है? सर मुझे थोड़ा सा आधा डाउन देखें, रेज योर हैंड। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, डिफिकल्ट लगता है? आधा डाउन। ओके, श्रायु। तो श्रायु, आपको जहाँ नहीं समझ में आएगा वहां पूछ लेना, ठीक है। Yes, sir. हाँ, यही है ना प्रोनाउंसिएशन आपका? Sharayu. श्रेयु। व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? शरायु ना? हाँ. ओके, ठीक है। चलो फिर अपन हम लोग जो है सबसे पहले तो दो तीन चीजें समझ लेते हैं। एक कि अगर हमें अच्छा, कितने लोगों को ये पता है कि उन्हें एनसीईआरटी कैसे डाउनलोड करनी है? हाँ मुझे पता है सर। और बाकी लोगों को पता है? हाँ सर. हाँ सर. कोई है जिसको नहीं पता हो? कोई नहीं है, राइट। तो एक तो ये है कि आपको एनसीईआरटी डाउनलोड कर ले, मतलब सब अपने अपने एनसीईआरटी की वेबसाइट से जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जो तुम्हें लग रहा है तुम्हारा और भी जो भी सब्जेक्ट हो, वो सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आप लोग डाउनलोड कर लो, ठीक है। और उसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले पढ़ रखा है 9th में, है ना? 9th में पढ़ा होगा। हाँ और तो थोड़ा सा उससे फायदा क्या होगा, उससे ये है कि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, है ना। शुरुआत में कुछ कुछ आपने देखा हुआ है, सीखा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि यूनिट नंबर 2 है, सेकंड चैप्टर है, ठीक है। सेकंड चैप्टर है। तो सर अभी डाउनलोड करके रखना है कि आप अभी ऐसे एक्सप्लेन करोगे? अभी तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको वहां से पढ़ लेना है एक बार, है ना। तो आप डाउनलोड जो भी आप कर रहे हो ना, कहाँ जहाँ से भी आपको पता है डाउनलोड, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, ये जो आज का जो लेक्चर है वो मैं कहाँ अपलोड करूंगा, मतलब कहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्या करना, आप सीधे शेयर, वैसे तो मैं लिंक भी भेजूंगा, लेकिन ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना शिवम तिवारी केमिस्ट्री,
तो आपको ये चैनल मिल जाएगा जहाँ पे मैं सारे लेक्चर अपलोड करता हूँ, पब्लिक है, ठीक है, कोई भी देख सकता है, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज कि इससे आपको ना बार बार लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह है जहाँ पे सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस पे आप जा सकते हो और इसमें फिर आप इस चैनल को या तो आप बुकमार्क कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वॉट एवर यू फील लाइक, ठीक है, बस, या लिंक सेव कर लो, जो भी है। और इसमें फिर क्या है कि आपको प्लेलिस्ट भी रहेगी, है ना। उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे, जैसे अभी जो बैच चल रहा है हमारा, है ना, फिर 3rd बैच चल रहा है जैसे, ठीक है, तो उसके ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर यहाँ पे हैं, पब्लिक ही है ना। फिजिकल केमिस्ट्री बैच 1 के सारे वहाँ पे जो लेक्चर है वो यहाँ पे हैं। ऐसे हमने सब के अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट बनने में थोड़ा मतलब 1-2 लेक्चर लग जाते हैं, ठीक है, सारे असेंबल करने में कई बार भूल भी जाते हैं कि उसको असेंबल करना है। बट व्हाट यू कैन डू इज कि आपको हाल फिलहाल का रीसेंट लेक्चर देखना हो तो आप अपने, है ना, आप जाओ चैनल पे और वहां पे आपको दिख जाएगा। तो इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, राइट। वैसे तो मैं लिंक भी भेजूंगा, है ना, हो सकता है किसी को सर्च में ना मिले, ठीक है। तो ये तो हो गई छोटी छोटी बातें। अब चलो चलते हैं, थोड़ी पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। तो ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको क्या मतलब पता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट यू नो, व्हाट इज एटम? Sir, atom is made of small particles, very Atom small. is made of small particle or matter is made of smallest particle, those are called atom. हाँ हाँ है ना, हाँ हाँ, हाँ। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, तो एटम इज नथिंग बट स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब जैसे मैं बोलूं कि एक आर्मी है, तो आर्मी का सबसे स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन एक सैनिक हो गया, है ना, वैसे समझ में आया, राइट, कि भैया आर्मी का सबसे स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, एक वॉरियर, है ना, वो स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। वैसे कोई मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी, है ना, उसका सबसे स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एटम। अब उसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक होंगी, कोई आर्मी है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन एक वॉरियर है, तो उसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक होंगी कि वो फाइट करेगा, है ना, जो आर्मी की करेक्टरिस्टिक होती हैं कि उसे लड़ना आता है ना, वो फुर्तीला है, जो भी व्हाटएवर, है ना। तो वैसे ही एटम में क्या होगी करेक्टरिस्टिक, राइट, कि ऑल जो भी हमारे एटम्स हैं उनमें मास होगा, राइट, ऑल दोज एटम्स आर गोइंग टू हैविंग सम मास, उनका जो साइज है वो सारे एटम्स का सेम होगा, राइट, ऑल एटम्स आर गोइंग टू बी सिमिलर। अगर कोई एक एलिमेंट है ना, कोई भी एक एलिमेंट है तो उसके सारे एटम्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे, है ना, उनका मास सबका सेम होगा, साइज सेम होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट डाल्टन सेड, देयर वाज वन साइंटिस्ट डाल्टन, उन्होंने बोला दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल और एटॉमिक थ्योरी, कि उन्होंने सबसे पहले बोला कि कोई जो भी मैटर है उसका स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, एटम, एंड ही सेड द नेम एटम इटसेल्फ इज कमिंग इज फ्रॉम दैट कि इट कैन नॉट बी कट, है ना, इट कैन नॉट बी कट, इसका मतलब क्या है, उसको आप फिर फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, एंड दिस इज द सबसे छोटा जो रिप्रेजेंटेशन है वो है एटम। एंड क्या बताया गया, उन्होंने ये भी बोला कि किसी भी लेट्स से केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, सो यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू एटम, राइट। तो ये सब बातें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में है। जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, C+O2 CO2, अच्छा, इसका मतलब क्या है, कार्बन का एक एटम है, ठीक है, कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट कंबाइन करके क्या बना रहा है, CO2 बना ले रहा है, ये, है ना, आपस में कंबाइन करके CO2 बना लिया। तो यू कैन सी we have not created a new, let's say, atom everywhere, or we have not destroyed any atom. So chemical reaction is just a rearrangement of atoms, है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई ना तो नया एटम क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है कोई भी एटम,
है ना। नए एटम क्रिएट होने के पीछे, अच्छा ये डाल्टन थ्योरी कट क्यों गई, क्योंकि उन्होंने ये केमिकल रिएक्शन वाली बात बोली नहीं थी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हम देखते हैं कि नए, है ना, नए न्यूक्लियस कन्वर्ट बन जाते हैं। नए न्यूक्लियस मतलब नए एटम बन जाते हैं, एक एटम से नया एटम बन सकता है ना, राइट। तो ये सब बातें जो हैं वो, है ना। और उन्होंने ये भी बोला डाल्टन ने कि अगर एटम, अच्छा ये सारी बातें जो है ना, मैं पीछे हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, राइट, तो मैं समझा रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको ये एनसीईआरटी डाउनलोड करनी है और एक बार पढ़ लेनी है। कुछ पॉइंट जो है ना, डाउनलोड करके आप क्या करो कि अगर प्रिंटर है घर में तो प्रिंट कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, पढ़ते पढ़ते उसमें कुछ बातें हाईलाइट कर लो और उनको एक समरी बना के लिख लेना, ठीक है। तो ये आपको जहां तक ये पूरा हिस्ट्री है कि भाई कैसे एटम आया, इलेक्ट्रॉन वगैरह, जहां कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे वहां से हम लोग चीजें पूरा अच्छी तरह से नोट्स बनाएंगे। यहाँ पे भी कुछ कुछ बातें हैं जो मैं बता दूंगा, वो आप लिख लेना, उनको आप नोट्स में रख लेना, ठीक है। बाकी सब हम क्या है समझ लेते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टूड है ये वाली बात, क्या करना है। Yes, sir. अच्छा, आगे जाने से पहले थोड़ा और एक बात बता दूं कि आप लोगों में से मुझे ये बताओ सारे लोग पहले, कि कितने लोग ऐसे हैं कि मतलब जो इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, मतलब जिनका काम है कि वो इंजीनियरिंग, जेई इज द मेन टारगेट। हाथ उठाओ। जेई एडवांस, जेई मेन, जो भी है वो मेन टारगेट। अच्छा, बाकी दो लोग यहाँ पे कल, अर्पिता भानुशाली एंड श्रायु, बेटा देख कल अर्पिता का भी हाथ। श्रायु, क्या है आपका मेन टारगेट। Sir, design. हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो जो हो सकता है आर्किटेक्ट में जाना चाह रहे हो, डिजाइनिंग में जाना चाह रहे हो, इसलिए पूछा था मैंने। तो देखो ये जो एग्जाम है जेई मेन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जेई मेन, जो लोग इधर उधर भी जाना चाह रहे हैं तो इस एग्जाम के लिए आपको थोड़ा सा आपको ऐसे रखना है कि कैसे हम पढ़ाई करें सो दैट हमारी पढ़ाई आसानी से हो जाए। मतलब ऑब्वियसली चैलेंजेस तो आएंगे, कई बार आपको समझ में नहीं आएगा, कई बार आपका मन नहीं करेगा, कई बार, है ना, ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आप सो जाओगे, है ना, क्लास ऑन करके ऐसा कुछ कुछ भी होगा। मतलब 2 साल की पढ़ाई है तो हर तरह के एक्सपीरियंसेस आपको देख आएंगे लाइफ में, है ना। तो चैलेंजेस हो रहेंगे, चैलेंजेस को कैसे टैकल करना है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ पढ़ाई क्या कैसे करें। तो पहले तो एक काम ही करो कि क्लास बड़े ध्यान से सुनो। क्लास इज द सोर्स जहाँ से आपकी नॉलेज की जो स्टार्टिंग है वो हो रही है ना। सर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, राइट। तो आपको क्लास बड़ा ध्यान से सुनना है। जैसे क्लास में कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है, उसकी ग्रास्पिंग बहुत बढ़िया हो जाती है, ठीक है, तो एडेड एडवांटेज मिल जाता है उसको। तो क्लास आपको बहुत ध्यान से सुननी है। खैर ये बात तो सबको पता है, लेकिन कितने लोग इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, हाथ उठाओ। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी कंसंट्रेशन कम बन पाती है, क्लास पूरी क्लास में नहीं रह पाती। एंड ऑब्वियसली ऑनेस्टली आंसर देना पड़ेगा, है ना, ऐसे देखा देखी नहीं। सबकी कंसंट्रेशन बिल्कुल बढ़िया है, 100%। यस सर। यस बहुत सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जिन लोगों की अच्छी है वो तो मुझे पता ही चल जाएगा आगे कितनी अच्छी है तुम लोगों की, लेकिन कोई बात नहीं, पहली क्लास है, हो सकता है तुम लोग थोड़ा शर्मा रहे हो। तो मैं ये बोल रहा था कि पहले तो एक काम ये करना है कि क्लास में ध्यान से सुनो, कुछ शॉर्ट नोट्स अपनी लैंग्वेज में लिखना सीखो। कई बार क्या होता है कुछ बच्चे बस सुनते रहते हैं, सुनने से याद नहीं होता है, सुनने से ये फील आता है बस कि आपको समझ आ रहा है बस, ठीक है। सर ने जो बात बोली वो समझ में आई, बट वो आपके माइंड में रिटेन नहीं होगी। सो इफ यू आर नॉट राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स कि सर ने क्या बोला, एक आध पॉइंट आपने अपने अपनी खुद की लैंग्वेज में नहीं लिखे, तो आपका आगे मतलब रिवीजन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप भूल जाओगे। तो ये एक एक स्मार्ट पॉइंट ये करना है कि जब केमिस्ट्री में तो बहुत इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो खासकर केमिस्ट्री के लिए ये काम करना है कि जैसे मैं बहुत सारी बातें इधर उधर की बताता हूँ, आपको अपने मतलब की चीज अपने शब्दों में या कुछ, है ना, केवल पॉइंट ही लिख लो। जैसे मैंने केवल इतना बोला कि एटम नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो बस इतना लिख लो, एटम नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बस अपनी लैंग्वेज में, है ना, इन केमिकल रिएक्शन ना लिख लिया।
कुछ कुछ बातें अपनी लैंग्वेज में अपने पॉइंट्स लिखते जाओगे तो उससे क्या होगा, लर्निंग होगी तुम्हारी, तुम्हें याद रहेगा सर ने क्या बोला था, है ना। अगर पॉइंट भी लिखा हुआ है ना, तुमने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा, एक पॉइंट भी लिखा है तो उसके आगे पीछे की स्टोरी तुम बना लोगे, तुम समझ जाओगे कि क्या कहा गया होगा यहाँ पे, अगर आपने क्लास में ध्यान से सुना है तो। सही कह रहा हूँ मैं, यस सर। है ना। तो एक तो ये काम करना है। दूसरा, क्लास के बाद बहुत लोगों को लगता है यार अभी तो 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के आ गए हैं ना, तो अब तो भैया आज तो पढ़ाई होना मतलब कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, मतलब अपने आप से एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही हो जाएगी, आज पढ़ लिए तो, है ना। हो सकता है अभी आप लोग मोटिवेटेड हो तो कर लो, लेकिन ये हैबिट बनानी है कि जिस दिन आप जो लेक्चर अटेंड करोगे उसका रिवीजन उसी दिन करोगे। रिवीजन का मतलब क्या है, अगर आपको लगता है उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है और आपको पूरा लेक्चर दोबारा से देखने की जरूरत है, वीडियो लेक्चर, तो आप उसी दिन देखो। अगर आपको लगता है कि लेट्स से मुझे पूरा देखने की जरूरत नहीं, कुछ पार्ट तो आप आगे बढ़ा के कुछ वो पार्ट देख लो, और उसके बाद आप उसकी अपनी पूरी, है ना, नोट्स पढ़ते जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये आ गया ये आ गया ये आ गया, अच्छा ये वाला पार्ट सर ने समझाया था मुझे नहीं आया, नोट्स में लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, उसी पार्ट पे जाओ, वीडियो देखो, चेक करो सर ने क्या बताया है ना, फिर समझ के फिर आगे बढ़ो। नोट्स जो रिवीजन है वो एक दिन से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। मान लो आज नहीं कर पाए तो मैक्सिमम कल तक कर लेना है। अगर आप एक दिन के बाद नोट्स रिवाइज कर रहे हो, है ना, अगर आप एक दिन के बाद नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो फिर भाई आपको भूलना स्टार्ट हो जाता है। आपको क्लास में सब समझ में आया, फिर आप वही बोलोगे कि सर समझ में सब आता है, क्वेश्चन एक भी नहीं बनता है, राइट। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने क्रॉस चेक ही नहीं किया कि आपको सच में आया या नहीं आया। तो वो रिवीजन जब आप करते हो ना तो उसमें आपको पता चलता है कि वो सच में आपको समझ में आया या नहीं आया, है ना, आप फंस तो नहीं गए कहीं पे, राइट। तो ये काम आप लोगों को करना है। अगर आपने ये काम कर लिया, ठीक है, हालांकि ये बातें कुछ बातें आपको पहले से बताऊंगी, लेकिन अगर मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, अगर आपने ये काम कर लिया तो सबसे आसान रहेगी प्रिपरेशन, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सबसे आसानी से आप प्रिपरेशन में मतलब अच्छा कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया, अगर आपने इनमें से चीजें मिस करना चालू की, तो आपको वही वही अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत और मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ये ऐसा हो गया कि आपने शॉर्टकट छोड़ के लॉन्ग लेट्स से रूट ले लिया। तो जैसे अगर आपने मान लो हम मेरी क्लास ध्यान से नहीं सुनी, तो आपको पूरी क्लास वो दोबारा सुननी पड़ेगी 2 घंटे की लगा ढंग से, क्योंकि आपको पता नहीं है ना सर ने इम्पोर्टेंट बात कौन से सेकंड पे कौन से मिनट पे पढ़ा दी। सो यू कैन नॉट स्किप। कई बच्चे क्या करते हैं ना, फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में 2-4 पॉइंट रह ही जाते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, राइट। 2-4 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट रह जाएंगे तो फिर बात बराबर ही है, जीरो ही हो गया ना यार, सीखा ही नहीं उतना, है ना। तो फिर आपको फिर वो पूरा 1.5 आवर की क्लास दोबारा से सुननी पड़ेगी, राइट। और उसमें क्या है कि कंसंट्रेशन बनाना डिफिकल्ट होता है भाई। क्लास में मेरे साथ बैठे हुए हो, अभी आपको पता है टीचर सामने है, तो तब भी थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन बन जाती है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो ये बात मानेंगे कि 1.5 घंटे की क्लास या वीडियो उन्होंने कोई, है ना, अपने आप बिना रुके टुके देख लिया है? कितने लोग ऐसे हैं जो ये कर पाते हैं? 1.5 आवर का कोई भी वीडियो यूट्यूब पे उन्होंने स्टार्ट किया और देखना और वो पूरा देख लिया। हाथ उठाओ, मुझे क्या पता कि तुम में से कितने लोग ऐसे हैं। उठाया है सर। अरे तुमने उठाया, बाकी लोगों की बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक ही आदमी है, मतलब बाकी सब लोग मानेंगे ये डिस्ट्रैक्शन होता है ना। मान लो आपने स्टार्ट किया वीडियो देखना, 10 मिनट के बाद आपको कुछ और लेट्स से नहीं समझ में आया, तो आप क्यूरोसिटी के कारण कुछ और सर्च करने लग गए, फिर वहां से कुछ और चले गए, वहां कोई नोटिफिकेशन देख लिया या कोई वीडियो और देख लिया, वहां चले गए, ऐसे कूदते रहते हैं, राइट। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। सो स्मार्ट वर्क नहीं होगा फिर वो, है ना, फिर वो ऐसा हो जाएगा कि आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ये सब बातें छोटी छोटी ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि पता है लेकिन रियलाइजेशन नहीं है बच्चों को। मतलब लोगों को पता तो होता है कि ठीक है, अच्छाई और बुराई का डिफरेंस पता होता है, लेकिन फिर भी अच्छाई अच्छी नहीं लगती है ना। जैसे सबको पता है कि डॉक्टर कहता है कि हेल्दी खाना खाना है, अभी खासकर अभी तो इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, इम्यूनिटी बढ़ाओ ये सब, लेकिन फिर भी और लोग कहेंगे कि यार जंक फूड मत खाओ, लेकिन इंटरेस्ट किस में है? फ्रेंच फ्राइज में,
इंटरेस्ट किस में है? पिज्जा में है ना, जंक फूड में इंटरेस्ट रहता है। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ। है ना। तो देखो अच्छा और बुरा सबको पता होता है, लेकिन फिर भी हमारा अलाइनमेंट नहीं हो पाता है वो अच्छाई की तरफ। तो वैसे ये पढ़ने की स्टाइल सबको पता है कि पढ़ना कैसे है, कितनी मेहनत करनी है, क्या है, लेकिन अलाइनमेंट नहीं है उसका पढ़ने का। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि वो तुम सोचो, उस पर थोड़ा वर्क करो, उसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो मुझसे शेयर करो कि सर ये मेरे से चैलेंजेस आ रहे हैं, हम ये नहीं कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे वी विल बी एबल टू, है ना, फाइट ऑल दोज चैलेंजेस और अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो था बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी। तो रिविजन रेगुलर करना है और उसी दिन एक बार पढ़ लो। ठीक है। और देखो पहली बार लोगों को जब कुछ भी पढ़ाया जाता है तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है। मतलब ऐसा लगता है हाँ सर जो बात बोल रहे हैं वो लॉजिकली कोरिलेट हो रही है, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट नया पहली बार पढ़ाया जा रहा है तो वो समझ में नहीं आता। ये वैसा ही है जैसे आप किसी नई जगह पे जाओ, है ना, घूमने के लिए, तो आपको रोड नहीं याद रहेंगे कि घर हमारा होटल का रास्ता क्या था, है ना, मार्केट से जाओ। ठीक है, थोड़ा बहुत एक आध दो चीजें याद रहेंगी, चलो ये है ना, ये यहाँ पे आया था, क्या कहते हैं, कोई एक पर्टिकुलर शॉप आई थी, है ना, यहाँ पे हमने कहीं चाय पी थी, राइट, ऐसा कुछ 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 थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, है ना, कुछ कुछ हेडिंग्स याद रहेंगी। बट कैसे रोड जाना है, कहाँ लेफ्ट लेना है, कहाँ राइट लेना है, वो ड्राइवर को ही पता है। वैसे टीचर मैं हूँ, मुझे ही पता है। आप अगर उसी रोड पे 5-6 बार चले जाते हो, है ना, तो वो रोड याद हो जाती है। सही बात, सबने एक्सपीरियंस किया है ना ये? हाँ ना करके बोलो। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। इंटरेक्ट करना है भाई सब लोगों को, यहाँ पे ऐसे चुपचाप बैठने वाले नहीं चाहिए मुझे। हाँ वही कल अर्पिता एंड अर्पिता, बेटा सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ, डरे सहमे मत मत बने रहो, है ना, कोई तुम्हें खाएगा नहीं। ठीक है, अपनी बात बोलो, राइट। हाँ, तो ये सबने एक्सपीरियंस किया है, तो ठीक है, ये लर्निंग यहाँ से आपको समझ में आती है कि आपको रिवीजन करने हैं। जितने अच्छे रिवीजन होंगे उतना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे। तो डाल्टन ने ये सारी बातें बताई। डाल्टन सेड कि देखो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटर है, एंड all the atoms of any element is going to be same, and for different element atoms are going to be different। तब तक ये आइसोटोप्स और आइसोबार वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया था। ठीक है, एंड ही सेड कि देखो किसी केमिकल रिएक्शन में जो आइटम्स हैं वो ना तो क्रिएट होंगे ना ही डिस्ट्रॉय होंगे। इसका मतलब क्या है? मास कंजर्व रहेगा। केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहेगा। जितना मास आपने स्टार्टिंग में दिया था उतना ही मास आपको एंड में मिलेगा, है ना। तो ये सारी बातें इन्होंने शुरुआत में बोला, राइट। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये सब आप पढ़ लेना। इसके बाद क्या हुआ? काफी दिनों तक ये बात सही रही, वैलिड रही, और कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस थे जहां पे ये लगा तो कि एटम के अंदर कुछ तो होता है, बट उस पे कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला। ठीक है, कोई भी बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला। तो कुछ जैसे यहाँ पे सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे फेराडे। फेराडे जो है ना, फेराडे का अच्छा नाम किस तरह से पता है आपको? सुना है फेराडे का नाम? यस सर। कहाँ सुना है? यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस। अच्छा, तो फेराडे वाज अ साइंटिस्ट जो कि ये इलेक्ट्रिक, लेट्स से वी आर गोइंग टू से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे काम कर रहे थे। ठीक है, ही वाज एक्चुअली फाइंडिंग कि कितना, जैसे मान लो कोई कोई चीज क्या कहते हैं, कोई चीज डिपॉजिट करनी है, कोई भी मेटल डिपॉजिट करना है, तो कैसे डिपॉजिट करेंगे? एक के ऊपर एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, वो इलेक्ट्रोलिसिस पे काम कर रहे थे कि भाई कोई जैसे मान लो मेटल रॉड ली तो उस पर एक कोटिंग करनी है, तो दूसरी मेटल की कोटिंग हो जाती है ना। तो उन सब चीजों के बारे में उन्होंने लॉज दिए हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे काम कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि भाई चार्ज जो है ना, फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है मतलब, और उसके कारण ये रिस्पॉन्सिबल हो पा रहा है, मतलब ये सारा काम रिस्पॉन्सिबल हो रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज आ रहा है कहीं से। अब बात ये हुई, ये चार्ज आ कहां से रहा है? मैटर से ही आ रहा होगा, है ना। तो जो मैटर से ही आ रहा होगा, तो पहले उन्होंने इसको कोई डिफाइन नहीं किया कि मतलब ये कैसे है, बट ये था कि एटम के अंदर कुछ तो है जो ये चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
इसको उन्होंने स्टार्टिंग में बोला एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चार्ज है ना, इनको क्या बोला? एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट मेजर ब्रेक थ्रू कब मिला? जब थॉमसन ने बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ऐसा ये एक्सपेरिमेंट है, सी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो भाई जैसे मान लो मैं एक बात बोलूं, सिल्क वाला एग्जांपल तुमने देखा होगा, या फिर वो अगर आप जैसे मान लो कुछ सिल्क पे रब करोगे और फिर क्या कहते हो टच करोगे तो आपको चार्ज आ जाएगा। ऐसा ऐसा किया है कभी? है ना, छू के किसी को चार्ज आ जाता है, लग जाता है कि भाई हाँ Yes. है ना, एक्सपीरियंस हुआ है ना। अब तुम Yes, सोचो sir. कोई भी चीज जैसे मान लो सिल्क है, वो तो है पूरी मेटल, तो इस चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ना? वो तो कोई मास मतलब कोई भी सब्सटेंस है ना, उस उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है चार्ज के क्रिएशन के लिए? तो कहाँ से आया होगा चार्ज? मैटर से ही आया होगा। तो ये सोचा गया कि ये जो एटम्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये चार्ज पार्टिकल्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं, राइट। तो ये सबसे पहले जो ब्रेक थ्रू मिला वो मिला किसको? थॉमसन को। एक साइंटिस्ट है जे थॉमसन। क्या कहा उन्होंने? अच्छा, सबको पता है बैटरी कैसे दिखती है, क्या है, काम क्या है बैटरी? Yes, sir. तो बैटरी का काम क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, ठीक है, वो करंट मतलब भेजेगी। और बैटरी का रिप्रेजेंटेशन ये पता है क्या आपको? जैसे किसी सर्किट में ऐसा लिख दिया हो तो ये बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब है बैटरी। ये पता है क्या? Yes, sir. है ना, जैसे ऐसे ये रेजिस्टेंस दे रखा है, इसका मतलब क्या है? करंट यहाँ से जाएगी, राइट। Yes, सबको sir. पता है ना ये बात, है ना? Yes, sir. हाँ, तो Yes. ये बैटरी है। तो बैटरी का जैसे मान लो यहाँ पे मैंने वोल्टेज है ना 10 वोल्ट बोल दिया, 10 वोल्ट बोल दिया है कि ये बैटरी 10 वोल्ट की है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल ये क्या होता है? वोल्ट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। ये बात पता है ना? हाँ। हाँ, देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो 10 वोल्ट का है, राइट। मतलब ये दो वायर हैं, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या ये जो दो वायर के पॉइंट्स हैं है ना, एंड्स हैं, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 10 वोल्ट का होगा, राइट। अब अगर मान लो, अच्छा ये 10 वोल्ट से होता क्या है? ये वोल्ट का क्या है, क्या मतलब क्या है, राइट। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अच्छा थोड़ा और अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करूं, क्या है पोटेंशियल एनर्जी, क्या है काइनेटिक एनर्जी? कौन बताएगा? फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? बताओ भाई, कोई तो किसी को तो पता होगा। फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी कभी सुना नहीं है? सुना है सर, हाफ mv स्क्वायर है उसका फॉर्मूला। हाफ एम बी स्क्वायर। इसका मतलब है एनर्जी ड्यू टू मोशन। किसी भी सिस्टम में कोई भी चीज मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी ड्यू टू मोशन, उसके मूवमेंट के कारण जो भी एनर्जी आएगी उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी, है ना। चाहे वो कैसा भी मोशन हो, चाहे वो ऐसा सीधे सीधे वाला मोशन हो, है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। चाहे वो वाइब्रेशन वाला हो, है ना, इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। या रोटेशन वाला हो, मान लो मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हो, है ना, तो उसको बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी भी चीज में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करी होगी ना, किसी बॉल को एनर्जी ऊपर फोर्स फेंका गया, है ना, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से, तो किस पॉइंट तक पहुंचेगी? ये पढ़ा है ना? हाँ। हाँ, क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला?
ये तो 10th में पढ़ाया है। 10th, अच्छा कितने लोगों को लगता है कि उनकी 10th बड़ी चैलेंजिंग रही, मतलब उतनी अच्छी पढ़ाई हो नहीं पाई? नंबर तो आ गए लेकिन पढ़ाई देखा जाए तो नहीं हुई इतनी अच्छी। बाकी लोगों को लगता है कि उनकी अच्छी हो गई पढ़ाई, है ना? 3 लोग 4 सब लोग कह रहे हैं। तो देखो ये यही है, मैंने पहले इसीलिए आपको बुलाया कि ऑनलाइन में ना लोग बच्चे जो है ना थोड़े लेजी हो जाते हैं। तो आप सबसे ज्यादा आपको ना अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है, सेल्फ डिसिप्लिन बनाने की जरूरत है। वरना फिर क्या होगा, जैसे अभी आप 0 हो जा रहे हो, है ना? जैसे आपको 10th की चीजें भी याद नहीं आ रही हैं, बस ऐसे रिकॉल हो रहा है, हाँ कुछ तो सुना था, वैसे ही 12th में पहुंचोगे तो पता चला 11th की चीजें ऐसे ही हो रही होंगी। और 2 साल खराब हो जाएंगे तो फिर अच्छे तो नहीं बन पाओगे, है ना? कॉन्सेप्ट वाइज वीक ही रह जाओगे फिर तो अब ये मेहनत करनी है यहाँ पे, ठीक है? तो मैं बस ये कह रहा था कि इंटरेक्शन के कारण, है ना, यहाँ पे मान लो जब आपने आपने अर्थ से फेंकी, है ना, तब पोटेंशियल एनर्जी कुछ और थी, जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। तो दो दो मॉलिक्यूल में, दो कोई भी दो एटम्स में, पार्टिकल्स में, किसी में भी इंटरेक्शन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है, आपस में इन दोनों के बीच में कैसा इंटरेक्शन है? अर्थ अट्रैक्ट कर रही है ना उस पार्टिकल को ग्रेविटेशन से, जब वो बॉल ऊपर की Yes, sir. तरफ जा रही है तो अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है, ये उससे दूर भाग रहा है, तो उनके बीच में इंटरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो इंटरेक्शन के कारण जो एनर्जी में चेंज आता है ना, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी चेंज, ठीक है? तो जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इंटरेक्शन के कारण, डिस्टेंस के कारण उनके बीच में, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे ये दो बातें हो गई। तो यहाँ पे हमने ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, इसके कारण क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, ठीक है? राइट? इसका Yes. मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी में, ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लेके आ रहा है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। आगे हम अभी तो हम जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इस बात को समझा देता हूँ। तो भाई ऐसा है कि जैसे अगर मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है, बिल्कुल मान लो ये एटमॉस्फेयर में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन और रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी 0 है, और इसके सामने मैंने एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी, इसके सामने मैंने एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी ऐसे, है ना, जिसपे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है ना, 10 वोल्ट, ये मान लो ऐसे जुड़ी हुई है ना, एक बैटरी से जुड़ी हुई है, यहाँ पे मेटल प्लेट है, पॉजिटिव उससे जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, बिकॉज वी नो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जल्दी से तेजी से भागने लग जाएगा इसकी तरफ, ठीक है? राइट? तो इसका Yes. मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, एंड दिस इज द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। इन्होंने यहाँ क्या किया है ना, कई सारी सीरीज ऑफ बैटरी लगाई है ना, ऐसे खूब सारी बैटरी एक साथ लगाई, सो दैट ही कैन मेंटेन ए हाई वोल्टेज, है ना? ये खूब सारी है बैटरी, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है जब सीरीज ऑफ बैटरी लिखना हो, है ना, ये 3 बैटरी नहीं है, बहुत सारी है, राइट? जस्ट इट्स ए रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या हो गया? हाई वोल्टेज, मैंने हाई वोल्टेज दिया, हाई वोल्टेज देके इसके एक नॉब से एक वायर लेके एक मेटल जोड़ दी, पॉजिटिव बड़ी वाली प्लेट से जोड़ा है तो इसलिए इसको बोला गया एनोड, छोटी वाली प्लेट से इसको जोड़ा है उसको बोला गया कैथोड। ऐसे 2 मेटल की प्लेट जोड़ दी और इनके बीच में ये वोल्टेज बढ़ाते गए। मान लो वोल्टेज बढ़ाने से होगा क्या? अच्छा, सबको पता है एटम के अंदर अभी इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये बात अभी हम लोग जानते हैं, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। और न्यूक्लियस भी होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मान लो ये बाहर वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिव, ये इसे ज्यादा फोर्स से खींचने लग जाए तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा, है ना? ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमने बाहर ये हाई वोल्टेज लगाते गए, तो एक मूवमेंट पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे लगने वाला बाहर की तरफ वाला फोर्स अंदर वाली फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल आएगा। एंड दिस इज द बेसिस ऑफ थॉमसन एक्सपेरिमेंट, कि उन्होंने इतना वोल्टेज बढ़ा दिया
बढ़ाते गए कि यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के सब जो है बाहर ये एनोड पे लगने लग गए। तो उन्हें तब तक तो पता नहीं था ये इलेक्ट्रॉन है, तो बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, कुछ पार्टिकल जो है ना निकले और जाके इस पे एनोड पे टकराए। तो उन्हें थोड़ा आइडिया लगा, बट इसकी कंफर्मेशन कैसे हो कि सच में पार्टिकल टकर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देख तो सकते नहीं है ना, वी कैन नॉट सी के यार ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ, राइट। तो क्या किया उन्होंने इस इलेक्ट्रोड में, एनोड में ऐसे होल कर दिए। अब होल हो जाएंगे तो अगर एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रही है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ टकरा जाएंगे, बट कुछ यहाँ से पास ऑन हो जाएंगे, है ना, इन होल से निकल के चले जाएंगे। उनको तो बस कंफर्मेशन चाहिए थी कि सच में पार्टिकल निकल रहे हैं या नहीं, और इसके पीछे उन्होंने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल डाल दिया। फ्लोरोसेंट मटेरियल से क्या होता है? अच्छा कोई बताए मुझे, फ्लोरोसेंट्स क्या होता है? फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस, ये सब क्या होता है? सबने मतलब ये देखा होगा बचपन में, गेम्स भी खेले होंगे, है ना, लाइट बंद करके देखा होगा कि यहाँ जल रहा है नहीं जल रहा है। पहले वॉच में आता था, अब तो लोग बेडरूम में लगाने लग गए हैं अलग अलग तरह के लेट्स से डिजाइन्स में, है ना भाई? कोई है ऐसा जो बताए मुझे फ्लोरोसेंस क्या होता है? क्या मतलब बेसिक, मतलब अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो क्या बोलेंगे? सर मतलब फ्लोरोसेंट बल्ब जैसे। क्या बताओ ना, फ्लोरोसेंस क्या होता है? सर इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो लाइट। अच्छा रेडियन, मेरे हिसाब से, हाँ बोलो हेमल, करेक्ट बोलो। रेडियन, क्या? रेडियन, रेडियन। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें होता क्या है? उसमें होता ये है कि जब तक लाइट गिर रही है ना, तब तक तो वो ग्लो कर ही रहा है। जब आपने लाइट बंद कर दी उसके बाद भी वो थोड़ी देर तक ग्लो करता रहता है ना। अगर आसान भाषा में समझे कि लाइट बंद करने के बाद भी ग्लो कर रहा है ना, चमकता रहता है। तो यहाँ पे बस यही है कि यहाँ अगर मान लो ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, अभी हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे। अच्छा वो ग्लो क्यों कर रहा है, राइट? तो वहां पे क्या होता है, अच्छा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अभी, चलो ग्लो करने वाली बात बाद में समझाएंगे कभी। तो होता क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जब इससे टकरा रहे हैं तो इसको एनर्जी ट्रांसफर करना है ना। ये आपने खूब हाई हाई वोल्टेज से टकराया तो ये खूब तेजी से भागते हुए आएंगे और तेजी से भागने लग जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। यहाँ तो काफी ज्यादा पोटेंशियल है ना, पॉजिटिव आपने यहाँ क्रिएट किया हाई वोल्टेज के कारण। तो ये इलेक्ट्रॉन भागते हुए तेजी से आएंगे, तेजी से भागते हुए इलेक्ट्रॉन जाके इस पर टकराएंगे, तो क्या होगा, सारा एनर्जी ट्रांसफर होगा, है ना। बॉल, वो वाला गेम खेला है ना जिसमें बॉल एक दूसरे को मारते हैं, तो जितनी तेज बॉल जाएगी उतनी तेज लगती है ना, जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना तेज वो उतना ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा, उतना ज्यादा फिर वहां पे दर्द होता है, राइट। तो वो यहाँ पे यही हो रहा है, तो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, इसके कारण ये ग्लो हो रहा है। अभी बस इतना समझ लेते हैं, तो ये ग्लो होने लग जाएगा। तो उससे कंफर्म हुआ कि भाई ये ग्लो हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो पार्टिकल आ रहे हैं, है ना, कुछ तो पार्टिकल यहाँ पे बीम ऑफ, है ना, सम पार्टिकल्स आर कमिंग फ्रॉम द कैथोड। इसीलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो रेज मिली उनको बोला गया कैथोड रेज। क्या बोला गया? कैथोड रेज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन तो नाम बाद में आया। अच्छा ये जो प्रिंसिपल है ना, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं, मतलब इस पूरे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, और इन शॉर्ट CRT। किसी ने CRT मॉनिटर सुना है नाम? CRT मॉनिटर, पहले जो डेस्कटॉप आते थे बड़े बड़े, है ना, उसको क्या बोलते थे? CRT मॉनिटर। या पहले जो टीवी आती थी ऐसी बड़ी वाली, है ना, दादाजी की वाली टीवी देखी होगी तुमने अगर तुम्हारे घर में, है ना, गाँव में यस गए सर। होगे, है ना, बड़ी सी टीवी रहती थी। वो क्या थी? CRT टीवी। तो उसमें होता यही था, है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स यहाँ छोड़ते थे, और उसकी जो जो आपकी क्या कहते हैं, जो आप देख रहे थे, है ना, स्क्रीन, उस पे ये ZNS का लेप रहता था।
तो जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन टकराता था वहां वहां पे ग्लो करता था, उससे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता था कि मतलब कहाँ ग्लो हो रहा है। तो इसीलिए किसी ने अगर ब्लैक एंड व्हाइट सीआरटी टीवी देखी होगी और जब कुछ नहीं आ रहा होता था, जैसा आप है ना कोई आपका चैनल वगैरह कुछ नहीं आ रहा है ना, तो वहां पे कैसा होता था, ब्लैक व्हाइट डॉट्स आते थे। किसी ने देखा है ये एक्सपीरियंस है किसी को? Yes, हाँ हाँ sir. सर। सर। हाँ, ब्लैक व्हाइट ऐसे डॉट्स क्रिएट होते थे। तो वो सीआरटी जो है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड था। फिर बाद में उसमें कुछ चेंजेस हुए तो कलर डेवलप करना चालू किया, ऐसे फ्लोरोसेंट मटेरियल चालू किए जिससे कलर क्रिएट हो, है ना, उसका सबका बेसिस वही था। एनीवे, तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया राइट कि ठीक है ये एक्सपेरिमेंट में कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड, यहाँ पे एनोड, और वोल्टेज आप ज्यादा लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन निकलना चालू करेंगे, इससे टकराएंगे। अब बात आई, ये कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ से कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं, तो सोचा गया कि इनकी प्रॉपर्टीज देखी जाए, भाई ये पार्टिकल कैसे हैं, है ना। तो उसमें देखा गया कि अगर हमने ये है ना अलग अलग मेटल यूज किए यहाँ पे, तो इनकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब है ना। और हमें पता भी है अभी सोडियम का इलेक्ट्रॉन लो चाहे आयरन का इलेक्ट्रॉन लो, इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन, है ना, कहीं से भी ये इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, उसका सोर्स कुछ भी हो, है ना, चाहे क्लोरीन हो, चाहे मेटल हो, नॉन मेटल हो, कुछ भी हो, सबका इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है ना, सबके अंदर। तो देखा गया कि इन रेस पे, इन रेस के नेचर पे मेटल इलेक्ट्रोड के चेंज होने का कोई फर्क नहीं है ना। अंदर अगर हमने मान लो कोई गैस डाली है उसका भी कोई फर्क नहीं है ना। देयर इज नो लेट्स से इफेक्ट इन द ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कैथोड रेज। ठीक है, फिर इनकी बारे में और सोचा गया, और प्रॉपर्टीज क्या देखी गई कि अगर मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, है ना, जैसे ये यहाँ पे ये आपका कैथोड रे ट्यूब लेट्स से एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पीछे, इसके पीछे है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है ना। ये एपरेटस में थोड़ा सा चेंज करके, है ना, ये बैटरी है, ये कैथोड है, ये एनोड है, बीच में होल है, राइट राइट। और फिर इसके बाद पीछे ये है ना एक और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है प्लस और माइनस से। तो देखा गया ये जो पार्टिकल्स थे ये क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इससे पता कंफर्म हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में भी ये अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर जैसे पास हो रहा हो, है ना, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लगी हुई है ना, तो उसमें वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन करना चालू करता है। क्या करता है, सर्कुलर मोशन करना चालू करता है। तो अगर ये मोशन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एन नॉर्थ पोल लेट्स से ऑफ मैग्नेट बना रहा है, जैसे आपने सोलोनाइड में देखा होगा ना। तो अगर आप इधर से देख रहे हो, मान लो इफ यू आर लेट्स से सीइंग फ्रॉम हियर, एंड जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लेट्स से मूव कर रहा है, लेट्स से, या कॉइल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर क्या होगा, ये वाला पोल, ये वाला एंड क्या बन जाएगा, नॉर्थ, राइट। जैसे मान लो आप इधर से देख रहे हो और आपको, है ना, आप जैसे मान लो इधर से देख रहे हो मेरी तरफ, मैं मेरी तरफ जैसे, है ना, और आप इसको देख रहे हो तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, तो ये आपको क्या दिखेगा, एन। और मान लो कोई पीछे से देखेगा तो उसके लिए वो चीज जस्ट उल्टी हो जाएगी, हाँ सर। है ना। उसको क्या दिखेगा, उसको क्लॉकवाइज दिखेगा। तो ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए आ रहा है, यहाँ पे कोई जो भी देख रहा होगा, है ना, व्यूअर, इसको क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज, तो वो क्या कहेगा, एस। ऐसे सोलोनाइड में एन और एस बन जाते हैं। तो एस को याद करने का तरीका क्या है, मैं एस बना लो, ऐसे लगा दो एरो, है ना, क्लॉकवाइज मोशन
अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ठीक है, तो S, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो N, ऐसे क्रिएशन ऑफ पोल्स हो गए, ठीक है, राइट। तो इस तरह से, हाँ बोलो। नहीं सर, हाँ बोलो। ये बात समझ में आ रही है ना? ये सोलेनॉइड वगैरह तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, शायद आपने वो भी पढ़ा होगा, डायरेक्शन कैसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, कि फोर्स वोर्स पढ़ा है थोड़ा बहुत फिजिक्स में, हाँ सर। हाँ? तो तेज बोलो यार। अब 5 लोगों में भी अगर Yes, इंटरेक्शन sir. नहीं बना पाए तो फिर बड़ी क्लास में कैसे बना पाएंगे बताओ? अच्छा, अभी यहाँ 5 लोग हैं, सब एक दूसरे को देख पा रहे हो ना? यस सर। हाँ, अब 5 लोगों में हम आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे, तो जब क्लास में और बच्चे भी आएंगे तो फिर कैसे इंटरेक्शन होगा बताना जरा? फिर तो जो जो थोड़ा डर रहा है और वो सोचेगा यार और पता नहीं कितने लोग आ गए, ठीक है? तो थोड़ा सा इस फियर को खत्म करो, थोड़ा इंटरेक्ट करो। देखो मैं कितना इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो एनीवे, तो इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में भी इलेक्ट्रॉन को, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखी जा रही थी, तो उससे कंफर्म हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, राइट। और क्या देखा गया कि इलेक्ट्रॉन के आगे अगर मान लो इसमें कैथोड रे ट्यूब में एक जैसे चक्री डाल दी, ऐसी मेटल प्लेट डाली, ठीक है, तो मेटल प्लेट जैसे ही अगर इस बीम के सामने डाली, यहाँ से तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, तो ये इसके सामने डाली तो ये क्या होने लग गई, घूमने लग गई, है ना, ये घूमने लग गई। इससे कंफर्म हुआ कि इन पार्टिकल्स के पास केवल चार्ज ही नहीं है, मास भी है। इन पार्टिकल्स के पास केवल चार्ज ही नहीं है, मास भी है। और ये जो मास है ना, इन पार्टिकल्स के पास, राइट। अच्छा, ये मास कैसे कंफर्म हुआ? ये मास की वैल्यू तो अभी हम थोड़ी देर में आएंगे। मास का मतलब क्या है? अच्छा देखो, सबने वो बचपन में ऐसे घुमाया होगा, है ना, जैसे फ्लावर टाइप का बनता था और ऐसे सब हाँ लोग, है ना, हाँ तो राइट, उसमें क्या होता है, जैसे जितनी तेज एयर चलेगी, है ना, उतनी तेज घूमेगा वो। होता क्या था, एयर में होता है मास, एयर मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के एटम्स और पार्टिकल जाके टकरा रहे हैं और उसके कारण ये घूम रही है। तो जब कोई भी पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से टकराता है तो वहां पे क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है ना। एक बॉल है, वो मूव करते हुए किसी रेस्ट पे रखी हुई बॉल से टकराएगी तो क्या करेगी, उसको भी मूव करने देगी, ठीक है। उसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रांसफर। मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी, है ना, मोमेंटम एम इंटू वी, सरल भाषा में एम इंटू वी। तो एम इंटू वी जो मोमेंटम है, राइट, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है और इसी के कारण वो मूव करना चालू कर रहा है। तो अगर ये मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ने मोमेंटम ट्रांसफर किया, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है। जैसे सनलाइट में वो ऐसे प्लेट रख दो, है ना, चक्री जो भी है, वो आप रख दो, क्या वो मूव करने लग जाएगी? नहीं। सनलाइट से एनर्जी तो मिल रही है, सनलाइट है, सब वो गर्म तो हो जाएगी लेकिन मूव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सनलाइट से जो भी वेव्स आ रही हैं, जो भी लाइट्स आ रही है, उसमें मास नहीं है। समझ में आया? है ना, वेव तो वहां पे भी एक स्ट्रीम ऑफ लेट्स से वेव तो वहां पे भी आ रही है सनलाइट से, है ना, जहाँ से बहुत सारे लाइट के पार्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन वो घुमा नहीं रहे उसको क्योंकि उनमें मास नहीं है। और मास किसमें? इलेक्ट्रॉन में। अगर ये घुमा रहा है तो ये कंफर्म हुआ कि ये मास आ रहा है। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो मतलब इन पे स्टडी की गई, ठीक है। तो उनमें क्या क्या बातें आई, अब ये लिख लेना है ना, यहाँ पे लिखो पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, चार्ज एंड मास। पहला पार्टिकल जो है वो है इलेक्ट्रॉन। उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब ई। चार्ज कितना होता है? दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? क्यू से,
ठीक है, ये माइनस, ये क्या है, चार्ज क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और जनरली है ना, इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, है ना, which is smallest representation of charge. Charge of one electron is smallest representation of charge. इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा कोई चार्ज है ही नहीं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ रहा है वही सबसे छोटा चार्ज है, राइट। मास क्या है, हाँ, मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, तो भाई मास निकाला गया बाद में, तो दैट केम लेट्स से 9.1 into 10⁻³ kg, और यू कैन से 9.1 into 10⁻28 ग्राम। ठीक है, यहाँ यूनिट अलग अलग लिखी हुई है हमने। ठीक है, तो कई बार इस चार्ज को ऐसा ना लिख के, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, केवल ये वैल्यू 1.6 into 10⁻19, राइट, इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। कहीं पे लिखा है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है 1.6 into 10⁻19। ठीक है, अगर कोई चीज निगेटिव है तो हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है उस पर, कोई चीज पॉजिटिव है तो बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज है उस पर। जैसे मान लो कोई ये है Na+, उस पर कितना कितना चार्ज है, एक पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे इसका चार्ज कितना है, चार्ज इज, मैग्नीट्यूड देखा जाए तो चार्ज इज 1.6 into 10⁻19। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लिख दिया। अगर यहाँ Cl- इसका चार्ज पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस पर क्या है, एक निगेटिव का चार्ज है, मतलब 1.6 into 10⁻19। तो इस तरह से जो भी यहाँ पे चार्ज आ रहा है, इसको एक यूनिट के तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, वो है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, निगेटिव से लेना देना नहीं है, यूनिट से लेना देना है। वी आर गोइंग टू से चार्ज ऑफ Na+ इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यूनिट से कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड से ले रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग विद द साइन, साइन से लेना देना नहीं, सॉरी, मैं क्या बोल रहा था, मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा था ना, तो मैग्नीट्यूड से लेना देना है। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो आने वाला चार्ज है ना, वो -1.6 into 10⁻19 ये आ गया। ठीक है, दूसरा, एक्चुअली ये थोड़ा सा और अगर हम देखेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है -1.602 समथिंग। ठीक है, तो ये इतनी वैल्यू हम मान ले रहे हैं। ठीक है, राइट, एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, -1.602 into 10⁻19 ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, अब 1.6 चलेगा। फिर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, n, इसका चार्ज क्या है, 0, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, एंड मास क्या है, 1.675 into 10⁻27 kg, और यू कैन से 1 पॉइंट, ये लिखना है, ठीक है, 1.675 into 10⁻24 ग्राम। अब ये जो वैल्यू है विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 AMU। AMU पता है किसी को, AMU पता है, एटॉमिक मास रेशियो, यूनिट मास यूनिट, हाँ, ठीक है, तो AMU की जो वैल्यू होती है उसके बराबर है ये, अप्रोक्सीमेटली। थर्ड, जैसे प्रोटॉन, प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P। प्रोटॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज और हाइड्रोजन न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं इसको,
हाइड्रोजन न्यूक्लियस भी बोलते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। क्या होता है हाइड्रोजन में, एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन। मान लो इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो बचा क्या, केवल न्यूक्लियस बचा। न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, प्रोटॉन, है ना। तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, बाकी सब में न्यूट्रॉन है। ये बात लिख सकते हो अलग से, हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट वेयर न्यूट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस पी, प्रोटॉन। चार्ज कितना है इसका, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास कितना है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg और 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। So this is also equals to 1 AMU, but between proton and neutron थोड़ा सा slightly heavier कौन है, न्यूट्रॉन। ये 1.675 है, ये 1.672 है। अब देखो ये इन दोनों के मास के कंपैरिजन में है ना, 10⁻⁻27 kg है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, मास ऑफ वन प्रोटॉन इक्वल्स टू 1837 टाइम्स मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट में लिख लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह है कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स हैवियर है। इसीलिए कंपैरिजन टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कंपैरिजन टू प्रोटॉन और लेट्स से न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास क्या हुआ, नेग्लिजिबल ही हो गया ना। हाँ सर। हाँ, इसीलिए कोई मुझे बोल सकता है कि मास नंबर क्या होता है, व्हाट इज मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। एक प्रोटॉन का मास भी 1 AMU है, एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU है ना, 1 AMU। तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उतने ही नंबर, है ना, AMU में मास हो जाएगा। मतलब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, लगभग 16 AMU। टोटल मास 8 प्रोटॉन के कारण कितना मास हुआ, 8 AMU। एक प्रोटॉन का मास 1 AMU है, 8 न्यूट्रॉन के कारण क्या हुआ, 8 AMU। तो ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना हो जाएगा, 16 AMU। इसीलिए कभी कभी क्या बोलते हैं, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक मास। ये बात पता है ना, हाँ या ना। हाँ सर। ये बात वही पता है, हाँ एक आदमी से नहीं चलेगा, बाकी बताओ। अर्पिता, अर्पिता भानुशाली, यस सर। ये सुना है, यस सर। हाँ। तो मास नंबर है ना, ऐसे मतलब रिलेट हो रहा है एटॉमिक मास से। तो उसमें इलेक्ट्रॉन के मास इतना कम है कि उसका कोई इंपॉर्टेंस ज्यादा है नहीं, ठीक है। इसलिए मास नंबर में केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लेता है। इतनी बात समझ में आ गई, यस सर। ठीक है। अब इससे क्या समझ में आया, इससे थोड़े और रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। जब आप न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते होगे, न्यूक्लियर रिएक्शन देखी है, लेट्स से न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन में आपने देखी होगी, है ना। न्यूक्लियर फिजन में आपने ऐसे देखी होगी कि जैसे मान लो 92 यूरेनियम दे रखा है, 235 प्लस 0N1 गिव्स, ऐसा देखा है ना, हाँ या ना। ये रिप्रेजेंटेशन, इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि किस इसमें इसके न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है। तो कितना चार्ज है, 92 प्रोटॉन्स हैं
तो 92 प्रोटॉन के बराबर का चार्ज है, एक प्रोटॉन का चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो इसलिए 92। तो इसका मतलब क्या है, मास, इसका मतलब क्या होता है, मास, कि भाई न्यूक्लियस में कितना मास है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उतना ही एएमयू मास है ना। सो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, और इसको सिंपल भाषा में बोला जाए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक और मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो बस यहाँ पे भी यही है। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है, 0, मास कितना है 1 एएमयू के बराबर, इसलिए 1 लिखा है यहाँ पे। ये बात समझ में आ रही है? यस। है ना, चार्ज 0, मास 1 एएमयू के बराबर, इसलिए 1। अब देखते हैं यहाँ पे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, इस पे चार्ज -1, नीचे क्या लिखेंगे चार्ज, और मास अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल, तो 0। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, -1 E0। ठीक है, यस। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, 0 and 1, चार्ज 0, मास 1 एएमयू के बराबर। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, चार्ज 1 यूनिट के बराबर प्लस में, और मास भी 1 यूनिट के बराबर, 1 एएमयू। ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गए सबको? यस। अब देखो, जब भी कभी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उसमें क्या करते हैं, बस चार्ज और मास ही बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है 92, यहाँ टोटल मास कितना है 236। तो अगर मैंने बोला लेट्स से क्रिप्टॉन 36 और मैंने बोला 0, लेट्स से यहाँ पे एंड 1, ये रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे, लेट्स से आई हैव रिटन 87, लेट्स से ऐसा कुछ लिखा 87। सॉरी, मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट लिखा हुआ है x, और इसका a और z पूछा गया है, मान लो ये सब पूछा गया। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, तो आप कैसे बैलेंस करोगे, आप बोलोगे इधर 92 है तो इधर भी 92 होना चाहिए, तो इधर इतना कितना है 36, और उधर 3 into 0 है ना, एक तरह से ये 3 न्यूट्रॉन लिखें। ठीक है, 3n का मतलब, तो आप बोलोगे 36, इधर 92, तो यहाँ कितना आएगा, a कितना आ जाएगा, ये 92 - 36 कितना आएगा 56, तो a की वैल्यू आ गई 56। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इधर देखेंगे 235 और 1 236 है, इधर कितना होना चाहिए 87 है, इधर 88 89 90, तो इधर कितना आएगा 146। बस ये एलिमेंट का ए और जेड पता चल गया। अगर थोड़ा आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी तो आप समझ जाओगे ये 56 मतलब बेरियम। समझ में आया न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं? यस सर। Yes, sir. है ना, तो लेट्स से देख लेते हैं कि सच में तुम्हें समझ में आया या नहीं। 4Be9 + 2He4 gives 6C12 + XaZ। बताओ भाई ये x क्या है? 1. x1 थोड़ी ना होगा, a और z की वैल्यू 1 होगी। x तो आपको पार्टिकल का नाम बताना है। Hydrogen. अरे भाई यहाँ पे 4 + 2, आप सब लोग ऐसे देख रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं। 4 + 2 6, यहाँ पे भी 6 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 0। यहाँ पे 9 + 4 13 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई 1। बताओ एक ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज 0 है, मास 1 है,
चार्ज 0 वाला पार्टिकल कौन सा है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन हो गया। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी रेडियो एक्टिविटी से हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। किसने की? चैडविक ने। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की? थॉमसन ने। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट किसको जाता है? थॉमसन को। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का क्रेडिट किसको जाता है? चैडविक। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियर। लेट्स से आपको कुछ और रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कुछ और पार्टिकल, उसमें है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को क्या बोलते हैं? और हीलियम न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? हीलियम न्यूक्लियस। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ये क्या है? अल्फा पार्टिकल है। अगर बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराया गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन में। और उसने क्या निकाला? क्या दिया? न्यूट्रॉन दिया। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। अब बताओ, हीलियम न्यूक्लियस में, हीलियम न्यूक्लियस है ये, इसमें कितने प्रोटॉन? हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। कितने न्यूट्रॉन? 4। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज 4। तो न्यूट्रॉन कितने हुए? 2। ठीक है, राइट। तो इसमें चार्ज कितना हो गया है? इस हीलियम न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हुआ? 2 यूनिट के बराबर। 2 यूनिट है ना, प्रोटॉन 2 है इसलिए 2 यूनिट ऑफ के बराबर चार्ज हुआ। और टोटल मास कितना हुआ? 2 + 2 4 के बराबर। इसीलिए इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? 2He4। रिप्रेजेंटेशन हो गया 2He4 और 2α4। भाई समझ में आ रहा है ये? कोई दिक्कत किसी को? ये बात नहीं समझ में आ रही हो तो पूछ लेना। So, 2 alpha 4 क्या? 2 alpha 4 क्यों? 2α4 मतलब हीलियम न्यूक्लियस की जगह हमने अल्फा लिख दिया, Okay. है ना। रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चार्ज कितना है? इज 2e, मतलब 2 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में पॉजिटिव चार्ज। और यू कैन से इक्वल्स टू equals to 2 units of electron, है ना, so plus 2e। मास कितना है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 4 AMU। फिर आता है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन जैसी ही होती है, उसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? -1 E0 और -1 बीटा 0। चार्ज किसके बराबर है? 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, which is equals to -1 E। मास किसके बराबर है ना, नेग्लिजिबल। मास इज नॉट इम्पोर्टेंट। या फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखो, मास ऑफ बीटा इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तीसरी रेस कौन सी होती है? गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल को क्या बोलते हैं? फोटोन अभी बोलते हैं, है ना। इस पे क्या होता है? ना तो चार्ज होता है ना मास होता है। क्या होता है? केवल एनर्जी होती है। चार्ज 0, मास 0। उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है।
इसको फोटोन मत लिखो क्योंकि फोटोन का मतलब बहुत कुछ और भी होता है. फोटोन इज बिगर सेट एंड गामा पार्टिकल इज स्मॉलर सेट दैट. ठीक है, तो केवल गामा पार्टिकल. ठीक है, इतना समझ में आया? ये नोट डाउन करना है सब. कोई डाउट यहाँ तक? नो सर. तो नहीं आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया, डिस्कवरी ऑफ लेट्स से न्यूट्रॉन कर लिया. अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की. तो हुआ क्या, कुछ टाइम पे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था गोल्डस्टीन. उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर देखो यहाँ से निगेटिव चार्ज इसकी तरफ जा रहा है तो मेंटेनिंग द न्यूट्रलिटी कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा होगा, है ना. अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा होगा. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस कैथोड में ऐसे होल कर दिए और इधर जो है वो, है ना, फ्लोरोसेंट मटेरियल ऐसे इधर लगा दिया. अब उन्होंने देखा कि क्या सच में ऐसा जो वो सोच रहे हैं सही है, तो यस, उन्हें मिल गया, है ना. कुछ स्पार्क्स ऐसे ग्लो हुआ तो उससे उन्हें आइडिया लग गया कि अच्छा यहाँ से पॉजिटिव भी जा रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है. बट ये पॉजिटिव चार्ज था क्या, ये पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन कहाँ से हुई थी? तो इस पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन हुई थी, जैसे मान लो जो भी ये इलेक्ट्रॉन, है ना, जो भी ये इलेक्ट्रॉन गैसियस पार्टिकल से टकरा रहे थे. मान लो यहाँ थोड़ी बहुत गैस रहेगी ना, दो दे आर ट्राइंग टू मेंटेन द वैक्यूम पंप, बट एब्सोल्यूट वैक्यूम तो नहीं बन सकता है ना. मतलब आप कहोगे एकदम एग्जैक्टली प्रेशर जीरो हो जाए, वो नहीं हो सकता. प्रेशर जो है वो ड्रॉप होते हुए 10⁻⁵ 10⁻�6 ऐसा कुछ करके जा सकता है एटीएम तक, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, है ना. तो क्या होगा, कुछ तो गैस के पार्टिकल बच ही जाएंगे यहाँ पे. जो गैस के पार्टिकल बच जाएंगे वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे. मान लो हमने यहाँ पे अंदर आर्गन गैस भरी हुई, ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत एनर्जी से एनोड की तरफ जा रहा है, इसके रास्ते में ये आर्गन पड़ा तो क्या होगा, ये इससे टकराएगा और टकरा के क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा. ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया तो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी. और एनर्जी ट्रांसफर होगी तो क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाए. तो ऐसा ही होता है. तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि इसने इसको एनर्जी दी. इस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल गया. और यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन हुआ, पॉजिटिव चार्ज. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, जो आप गोल्डस्टीन ने देखा. तो गोल्डस्टीन ने देखा कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बन रहे हैं वो क्या है, गैस के पार्टिकल्स. तो ये पॉजिटिव चार्ज, जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम होते हैं, इन पॉजिटिव चार्ज के लिए सेम बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि अलग गैस होगी तो अलग पॉजिटिव बनेगा. मान लो हीलियम होगी तो हीलियम प्लस बनेगा, है ना. हाइड्रोजन के एटम्स होंगे तो हाइड्रोजन का H प्लस बनेगा. जो अंदर होगा, है ना, उसके हिसाब से पॉजिटिव बनेगा और वो पॉजिटिव जाके टकराएगा. सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से कि जो पॉजिटिव रेज हैं वो सारी सेम है. वो एक्चुअली में क्या है, गैसियस आयंस है, ठीक है. वो क्या है, गैसियस ऑफ आयंस है, ठीक है. और वो जाके इधर टकरा रहे हैं. इसका मतलब क्या है, ये जो रेस, पॉजिटिव रेस जो जा रही हैं, जिनको पॉजिटिव रेस बोला गया या कैनाल रेस बोला गया, ये गैसियस आयंस हैं और इनकी सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी. सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी मतलब सबके मास अलग होंगे, है ना. चार्ज भी अलग हो सकते हैं. अगर मान लो इस प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और टकरा दिया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 2+ बन जाए. सो द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ठीक है. तो फिर क्या हुआ, इनके ये जो भी है ये इस बात पर डिपेंड कर रही है कि उसमें अंदर गैस कौन सी है, राइट. उसमें मल्टीपल यूनिट ऑफ चार्ज भी आ सकता है, राइट. तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग हो गई. तो एक
रेशियो बनाया गया दैट इज कॉल्ड चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो। एंड ये चार्ज बाय मास रेशियो जिसके लिए सबसे मैक्सिमम आया, मास किसके लिए मैक्सिमम आएगा, जिसका मास कम होगा, जिसका मास कम उसके लिए ये रेशियो सबसे ज्यादा, जिसके लिए सबसे ज्यादा आया उसको बोला गया प्रोटॉन, उसको क्या बोला गया, प्रोटॉन। तो ये H प्लस क्या है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, और इस हाइड्रोजन न्यूक्लियस को क्या बोला गया, प्रोटॉन। आई बात समझ में? यस सर। हाँ। तो ये है मतलब गोल्डस्टीन की मतलब डिस्कवरी, जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है। अब इसमें चार्ज बाय मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो कितना होता है, 1.78 इंटू 10⁻11 ना, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो, और यू कैन से स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज बाय मास रेशियो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये कितना आता है, 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ये वैल्यूज है ना। तो ये जो डिस्कवरी ऑफ लेट्स से मास का एस्टिमेशन हुआ है ना, मास ऑफ लेट्स से इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ लेट्स से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसी के बेसिस पे हुआ है। तो पहले थॉमसन ने क्या किया था ना, थॉमसन ने चार्ज बाय मास रेशियो निकाल दिया, एक रेशियो निकाल दिया चार्ज और मास का, ठीक है, 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। बाद में एक साइंटिस्ट हुए मिलिकन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वैल्यू निकाली, एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाली कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है और मास क्या होता है। तो उन्होंने पहले चार्ज निकाला, और जब एक बात पता चल गई तो मास निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चार्ज और मास की वैल्यू याद रखनी है, इन सबकी, और इनके रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है, और ये डिस्कवरी में यहाँ तक आपको पढ़ना है ना। तो हमारी क्लास कब है, अब परसों है, वेडनेसडे को। हाँ सर। हाँ, तो वेडनेसडे तक आपको ये यहाँ तक पढ़ लेना है। हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मॉडल्स, है ना। ये कौन सा पेज है, आई थिंक पेज नंबर दिख नहीं रहा है मुझे, ये 28 ये 29 होगा, है ना। तो 29 तक पढ़ना है, कहाँ से, 26 से, 26, 27, 28 एंड 29, ये फर्स्ट 4 पेजेस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इतना आपको पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास में। एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करेंगे, और अगर आपने रदरफोर्ड पहले पढ़ रखा है तो थोड़ा सा रदरफोर्ड और पढ़ के आना, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं, इनको याद रखना है, इनको याद रखना है, चार्ज, मास, रिप्रेजेंटेशन, ये याद रखना है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। ठीक है, तो फिर ठीक है, आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। बाय सर। बाय। Thank you, sir.